ARO एग्जाम के लिए और APS का एग्जाम 7 जनवरी को होगा। ये हो सकता है एक आध सवाल वहाँ भी मिल जाए और PCS 17 मार्च को तो वहाँ भी आपको तो मिल ही जाएगा, एकदम डन है। क्योंकि PCS के एग्जाम में लगभग 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है तो वहाँ चांस से बनता है आने का। एक है घिसा पिटा सवाल आता भी और नहीं भी आता है कि जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि क्या लैंगिक समानता की बात की गई है। जो लैंगिक असमानता होती है वो किस देश में क्या उसकी स्थिति है उसी के बारे में। वैसे इसमें डेटा बहुत सारा होता है लेकिन जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इतना ही डेटा है आपके लिए महत्वपूर्ण। क्या जैसे कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जो है इसको जारी किसने किया है, एक सवाल आपके साथ। तो विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है और उसने लगभग 146 देशों का डेटा इकट्ठा किया। कितना? 146 146 देशों का डेटा इकट्ठा किया जिसमें से भारत का स्थान 127 है। अब एग्जाम में देखा जाता है कभी कभी रिसेंट करना पूछ करके पूछता है कि गत वर्ष भारत का लैंगिक जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या स्थान था, 135। जैसा RO में ऐसा पूछा जा चुका है। RO तो करंट को नहीं मिसलेनियस बना पूछता है। RO क्या करता है, करंट को मिसलेनियस बनाता है और 1 साल पीछे जाके पूछता है। जैसे एक बार उसने पूछा हंगर रिपोर्ट पूछा तो हंगर रिपोर्ट पूछ लिया 2 साल पीछे का। अगर जब ऐसा करता है तब तो लोगों की हालत खराब कर देते, रो देते हैं लोग उसमें। तो एक बात है कि जब ये डेटा इकट्ठा करता है, जो 146 देशों का डेटा इकट्ठा किया कौन, विश्व आर्थिक मंच, तो उसने क्या आधार बनाया, किन आधारों पर इकट्ठा किया। पहला आधार था कि आर्थिक भागीदारी और अवसर। मतलब यहाँ ये है कि जो महिलाएं हैं उन्हें उनकी आर्थिक भागीदारी कितनी है, यानी अर्थव्यवस्था में उनकी क्या भागीदारी है, क्या आपके देश की अर्थव्यवस्था में उन महिलाओं को योगदान है कि खाली खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, पका रहे हैं पुलाव खिला रहे हैं, उनका कोई योगदान है या नहीं है ये। और क्या महिलाओं को अवसर कितना दिया जा रहा है। ठीक, अभी भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक विधेयक पारित कर दिया है ना, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, आप जानते हैं ना, अवसर की बात की गई। उसके पहले बड़ी लापरवाही थी लेकिन अब तो फिलहाल संशोधन करके एक अधिनियम बना दिया गया है। दूसरी बात क्या कि शैक्षिक उपलब्धि, उन्हें क्या एजुकेशन लेवल उनका क्या है, क्या उन्हें शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो पा रही है, ऐसा है तो ऐसा नहीं है। भारतीय जो शिक्षा है वो बहुत दयनीय दशा में है। दयनीय दशा में क्या है, हमारे यहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, संसाधन उपलब्ध हैं, यूनिवर्सिटी है, विश्व और क्या कहते हैं डिग्री कॉलेज बने हैं, बहुत सारे कॉन्वेंट कॉलेज प्राइमरी स्तर पे भी सरकारी कॉलेज, लेकिन क्या है कि अध्यापक पढ़ाने वाले नहीं, उसमें क्लास जो दिया जाता है वो क्लास ही देने वाले लोग नहीं हैं, और जहाँ क्लास देने वाले हैं वहाँ क्लास लेने वाले नहीं हैं। दोनों समस्या है कि बच्चे क्लास लेते ही नहीं हैं, वो कहते हैं हमें आ जाएगा, ऐसे ही हम जाके कोचिंग पढ़ लेंगे नाका बाईपास पर और वहीं हमें आ जाएगा, वो क्लास लेते नहीं हैं। तो क्लास लेते नहीं तो जाहिर सी बात है कि अवसर तो उपलब्ध है और इसीलिए अभी हम 127 पर रह गए क्योंकि हम उसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था के मामले में अभी भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, नहीं कहा जाएगा क्योंकि लिटरेसी रेट को आप मत देखिएगा 73%, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा में अगर देखा जाए तो कोई तकनीकी ज्ञान नहीं दिया जाता है जहाँ पे जा करके हम अपना विकास कर सकें और हमारी आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वैसे देखा जाए तो स्त्रियों को तकनीकी ज्ञान सबसे ज़्यादा दिया जाना चाहिए। अगर उनके पास ऐसा ज्ञान हो तो अपने घर पर रहकर ही बहुत सारा उद्योग चला सकती हों, लेकिन उनको दिया नहीं जाता। बस क्या कि BEd कर लीजिए, BTC कर लीजिए, प्राइमरी मास्टर बन जाएंगे, सूटर बुनते हुए तनख्वाह आती रहेगी, बस यही शिक्षा दिया जा रहा है भारत में। हाँ, जो महिलाएं कर रहे हैं हाँ तो उद्योग चलाती हैं, जो लड़कियां BTech MTech करके आ रही हैं उनके जिनके पास तकनीकी ज्ञान है या कोई ऐसा कौशल उनके अंदर है तो ऐसा व्यवसाय करती हैं। नहीं कोई अगर वो चाय का शॉप भी चलाएंगी ना, टी टाइम जोन भी चलाना चाहेंगी तो भी उनकी वो ऐसा चलाएंगे कि दूसरा कोई उनके सामने नहीं टिक सकता है। मतलब अगर जिसके पास बौद्धिक कुशलता है ही तो तकनीकी ज्ञान से ही बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और तकनीकी ज्ञान दिया नहीं जा रहा है, तो ये है ना। हाँ, तो राजनीतिक सशक्तिकरण, क्या इनकी भागीदारी उस राजनीति में भी है? जब से जैसे एक अच्छी बात कि 2014 के बाद से लोकसभा का चुनाव हुआ, जिन राज्यों में भी चुनाव होते रहे हैं, इस सरकार में एक अच्छी बात है कि महिलाओं को बढ़ावा दिया गया और इसी पार्टी ने नहीं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं एक दो के दूसरा भी क्या दे रहा है,
महिलाओं को प्रत्याशी बनाता है, चुनाव जितवाता है, यानी उनकी भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन जो एवरेज होना चाहिए कि उस संसद भवन में और उस विधानसभाओं में कम से कम 30% महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए, वो नहीं है। 33% कम से कम तो हो ही जाए। अगर 40 से 45% पहुँचता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चूल्हे की बात, उस किचन की बात संसद भवन में कोई करना नहीं चाहता है। महंगाई सबसे ज़्यादा कहाँ नजर आती है? किचन में, है ना। फिर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता की बात किया जाए, मतलब इन 4 आधारों पर ही 146 देशों का उसने आकलन किया। किसने? विश्व आर्थिक मंच ने, कि आखिरकार जो लिंग असमानता है वो किन देशों में सबसे ज़्यादा है और कहाँ कम है। तो इस मामले में देखा गया भारत हमारा कहाँ है? 127वें स्थान पर है। यानी अभी भी हमारे यहाँ इस बात को लेके ये भी बना हुआ है क्या, कि हमारे असमानता हम बना के रखे हुए हैं, वो खाई अभी पटी नहीं है। कहाँ? मेल और फीमेल की भी, और पटने का कोई चांस भी नहीं है। उसका चांस बहुत, क्योंकि 2 बातें हैं, पुरुष स्त्री को अपने से निम्न मानता है और स्त्रियां पुरुष को अपने से निम्न। बहुत बड़ा एक संघर्ष है, बहुत पहले संघर्ष चल रहा है, और जो संघर्ष पहले चल रहा है तो संघर्ष में जीत जिसकी भी हो जाए, क्षणिक जीत हर किसी की हो सकती है, उस जीत में कोई अस्थायित्व तो नहीं होता है। आप देखते हैं गाँव में कभी कभार कैसे जुट जाते हैं, लड़ते भिड़ते रहते हैं, मारा पीटी करते रहते हैं, तो वही चीज़ें हैं। आधार 4 आपको पता होना चाहिए, किन आधारों पर डेटा कलेक्ट किया गया था। डेटा कलेक्ट किया गया था आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता। हमारा हेल्थ जो है सिस्टम कैसे है वो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है। कोविड-19 में हम धड़ाम हो गए थे। हाँ ठीक है, बाद में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य को देखा जा रहा है। स्वास्थ्य ठीक हो, शिक्षा ठीक हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जीवन प्रत्याशा भी क्या होगी, उच्च बढ़ेगी ना, तो उत्तरजीविता हमें नजर आएगी। अब महिलाओं को देखा जाए, पहले लोग 97, 98, 105, 102 मतलब शतक बनाते थे, उनकी आयु बड़ी लंबी होती थी। इस समय की बात अगर किया जाएगा तो इस समय 40 साल के पहुँचते पहुँचते घुटने में दर्द है ना, कहीं ट्यूमर है, कहीं ये, तो मतलब 40 साल के पहुँचा ही था, उसके पहले ड्रामा शुरू है। तो इसका मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी अच्छी नहीं है। दिखाने के लिए ठीक है, अच्छी दिखती हैं। जो दवाएं आपको उपलब्ध होती हैं, दवाएं सारी अधिकतम लगभग 80% जितनी मेडिसिन है सब डुप्लीकेट है। सबसे बड़ी बात है 80% मेडिसिन डुप्लीकेट है। जो मेडिसिन क्या कहते हैं ओरिजिनल है, वो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं, वो सस्ती भी होती हैं। उनको आप लेना चाहेंगे तो मेडिकल स्टोर वाला बोलता क्या है कि ये दवा तुम्हारे पास अवेलेबल है ही नहीं, ये आती ही नहीं, आना इसका बंद हो गया है, ऐसे बताते हैं। अभी बीच में आई फ्लू फैला था तो मॉक्सी को स्टार्ट कर दिया गया, कह रहे नहीं मिल रही है। जो 24 रुपये और 36 रुपये मिलती है वो नहीं मिलेगी, 96 वाली उपलब्ध रहेगी, 96 की मिलेगी, वो मिलेगी। अगर 10 बार डालोगे तब भी ना ठीक होगा। एक खांसी की सिरप आती थी, कोरेक्स एस्कोरिल, बहुत महंगी सिरप नहीं थी अपने समय की, लेकिन वो सिरप बंद कर दिया गया, वो मार्केट में नहीं दिखती है। अगर आप 2 ढक्कन पियेंगे तो कैसी भी खांसी हो और टीबी ना हुआ हो तो कहाँ सही कर देगा वो। अब मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज है, ये जानिएगा। अगर वो डैमेज है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जीवन प्रत्याशा कौन रहेगी। बाल समय पहले झड़ जा रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ समय पहले पड़ जा रही हैं, क्रीम पाउडर 800 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, क्रीम लोगे फेशियल करवाओगे तो जाकर चेहरा दुरुस्त रहेगा। और वही अगर पहले से ही आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए तो आपकी उम्र ठहर सी जाएगी ना, है या नहीं। बहुत सारी बातें इसमें में, बहुत कुछ है इसमें, ऐसे नहीं है। चलिए अब यहाँ बात उठता है कि इस रिपोर्ट में टॉप पर कौन है। शीर्ष आइसलैंड है और नॉर्वे है, फिनलैंड है। अब ये स्कैंडिनेवियाई कंट्री है यूरोप महाद्वीप में, आप जानते हैं, तीनों इकट्ठे बता नहीं है। स्कैंडिनेवियाई ग्रुप में कौन, ये 3 आते हैं, 2 और आते हैं, डेनमार्क भी आता है और एक कौन सा है, स्वीडन। हाँ 5 हैं इसमें, ठीक। तो ये 3 यहाँ है, यही 3 स्थापना बना के रखें। अब एक बात ये भी है कि यहाँ पर ऐसा क्यों है कि यहाँ असमानता नहीं है, जेंडर गैप नहीं है, कौन सा ऐसा रीजन है। तो यानी कि जाहिर सी बात है इन चारों में क्या है, उपलब्ध है चारों चीज़ें। इसको समझने के लिए इसके थोड़ी देर पहले भी हम एक लंबा सा लेक्चर दिए हैं,
तो उस लेक्चर का रहस्य ये तो है, यही है, उस लेक्चर का रहस्य यही है। आपके पास सब कुछ हो, ये ना हो, तो फिर हमने कहा कि ईश्वर दंड देता। मैंने क्यों कहा कि ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी? ईश्वर ही दंड देता है। लोगों को लगता है कि हम दंड नहीं देते हैं। किसी ने किसी धर्म को लेकर के कुछ अनबन कर दिया उल्टा सीधा, और जैसे ही सुबह निकला गोलियों से भून दिया गया। इतिहास गवाह हिंदुस्तान का, सुबह ही खत्म। आप उसको सर्च करिएगा। चलिए, अब दूसरा सवाल हमारा क्या है, यहाँ तक आपकी बात हो गई। तो यानी हमें दो चीज याद रखनी, कौन जारी किया विश्व आर्थिक मंच, और शीर्ष पे कौन आइसलैंड, और भारत कहाँ 127वें स्थान पर है, और गत वर्ष इसका स्थान 135 था, 135, दोनों जानना चाहिए आपको। फिर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया? द्रौपदी मुर्मू को। हो सकता है सवाल आ भी जाए, नहीं भी आए, ये जानना चाहिए। G20 कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? पटना में, पटना मतलब बिहार। और एक LV लेक विक्टोरियन बेसिन में शामिल देश कौन कौन से हैं? है ना, जैसे जलवायु परिवर्तन, यहाँ कुछ जो झीलें हैं उनमें ये कहा जाए कि अवसाद का होना और जलवायु परिवर्तन का दिखना, इसीलिए उन कुछ देशों को शामिल किया गया, जैसे रवांडा, केन्या, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी। यहाँ आसपास झीलें हैं, आपको बताना नहीं है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। अगर आप पढ़े हों क्या विश्व का भूगोल, और उसमें दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या झीलों की अवस्थिति, कौन सी झीलें कहाँ हैं, कौन किस सीमा बनाता है, तो सारी बातें आपको मिल जाएंगी। फिर माया सभ्यता, जो बहुत प्राचीन सभ्यता है, इसके अंदर चर्चा भी हुई थी। ये सभ्यता कहाँ? युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन का मतलब मैक्सिको, आप जानते हैं, मैक्सिको की खाड़ी, उस दिन चर्चा हुई थी कि वहाँ से जलधारा प्रवेश करती, जिसका नाम है कैरेबियन करंट, है ना। कैरेबियन जलधारा कहाँ प्रवेश करती है? युकाटन प्रायद्वीप, और यानी कि युकाटन जलसन से, यानी कहाँ, क्यूबा और युकाटन के बीच से। वो युकाटन की बात हो रही है। युकाटन प्रायद्वीप के घने जंगलों में ये पता लगा कि माया सभ्यता दुनिया की सबसे सामाजिक और सामाजिक प्रथाओं में बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। सामाजिक आर्थिक सभी दृष्टि से कई सभ्यता है, बहुत ही उन्नत थी, जिस पे रिसर्च चल रहा है। ये चर्चा में है, आज सवाल पूछ सकता है कि माया सभ्यता चर्चा में रही, ये कहाँ है, अवस्थित है, तो आप बताएंगे युकाटन प्रायद्वीप के जंगलों में। ठीक। दूसरी बात, विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस होने जा रही है, जिसे आप मोटो GP 2003 कहते हैं, 2023। इसका पहला टिकट जारी किया गया है, डाक टिकट जारी किया जाता है। तो पहला डाक टिकट किसने जारी किया है? यूपी के CM ने जारी किया है, यानी कौन? योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है। यहाँ CM लिखा तो योगी जी का नाम सब जानते, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड मामला है। अब दूसरी बात क्या है कि पहली बार भारत में ऐसा आयोजन किया जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ऐसा आयोजन कहाँ हो रहा है? बुद्धा एयरपोर्ट, क्या कहते हैं, ग्रेटर नोएडा ना, बुद्धा एयरपोर्ट है, उसी के पास किया जा रहा है। तो उसके अगला सवाल क्या, ये महत्वपूर्ण हो सकता है इसलिए कि विश्व की सर्वाधिक मोटर रेस कहाँ, मतलब बाइक रेस कहाँ होने जा रही है? तो आप जानिए ग्रेटर नोएडा में होने जा रही है। यहाँ लिखा नहीं है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित कर रहा है कौन? भारत। और भारत की मेजबानी में पहली बार ये रेस होने जा रही, कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। आप लिख सकते हैं इसको। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच कहाँ है? तेलंगाना में बन रहा है। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि क्या कलसा बंदूरी परियोजना, अब कलसा बंदूरी परियोजना किस राज्य में है? तो पहले इसे जानना चाहिए, कर्नाटक राज्य का है ये परियोजना, कर्नाटक में है। अब ये किन नदियों से संबंधित है? मालप्रभा एक नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है। और दो नदियां कलसा और बंदूरी, दो हैं जो महादायी नदी की सहायक है। तो यानी कि मालप्रभा और कलसा बंदूरी पर ही क्या बनाया जा रहा है? ये परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए जियोग्राफी में भी कि मालप्रभा किसकी सहायक है। तो मालप्रभा कृष्णा की सहायक है, और कलसा और बंदूरी किसकी सहायक है? महादायी नदी की सहायक नदियां हैं। इस बात को आप समझिएगा। ये जियोग्राफी में भी सवाल बन सकता है और करंट में भी आ सकता है कि कलसा बंदूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो आप बताएंगे इसको, कर्नाटक को। किन नदियों से संबंधित है? तो मालप्रभा, कलसा, बंदूरी, 3 नदियों से संबंधित। ठीक। अब विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ निर्माण किया जा रहा है?
पूर्वी चंपारण बिहार में। और लगता है कि अयोध्या में निर्मित किया जा रहा है। हाँ, अयोध्या में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी राम जी की। अभी जो है पता नहीं कहाँ होगी स्थापित, है ना, इस बात को ध्यान रखिए, सवाल हो सकता है। अगर हाँ प्रतिमा है लेकिन मंदिर नहीं है, मंदिर कहाँ बनने जा रहा है? बिहार में। फिर एक सवाल है कि ऑर्डर ऑफ द नॉइल सम्मान, ऑर्डर ऑफ नॉइल सम्मान किसे दिया गया है? मोदी जी को दिया गया है। मोदी जी कौन? इस देश के पीएम, प्रधानमंत्री मोदी जी को। ये कौन दिया है? मिस्र द्वारा। अब्दुल फतेह अल सीसी ने यह सम्मान दिया है किसे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक, चलिए अगला सवाल। कौन सा ऐसा राज्य है जहां की जेलों को अब जेल नहीं कहा जाएगा, कारागार नहीं कहा जाएगा, अब उन्हें क्या कहा जाएगा? सुधार गृह कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। यानी यूपी की जितनी जेलें हैं अब जेल नहीं, कारागार नहीं कहलाएंगी, अब वो क्या कहलाएंगी? सुधार गृह कहलाएंगी। एक सवाल हो गया। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में किया जाएगा। और इसका शुभंकर मोगा है। ठीक है, मोगा को जो भी होगा देख लीजिएगा, है ना। यूरो 2024 यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ? जर्मनी में। शुभंकर क्या है? टेडी बियर है। ठीक, कुछ चीज़ों को एक बात आपको हम बता दें, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये क्या है, क्या आप जानते, बताएं आपको क्यों? जिस उतने जानना चाहिए जितना हमें जरूरत है ना। हाँ ठीक है, कोई जीव कोई पक्षी, कोई टेंशन नहीं लेना इसका, ये बात समझिएगा मेरी। करंट देखिए, जो करंट लोग पढ़ाते रहते हैं वो कथरी गुदरी जो कुछ बचता नहीं है, हर बात को बताना चाहते हैं, हर बात बता देते हैं और बच्चों वही सुनते हैं